हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ NECERT। मैंने माइक लगाना भूल गया भाई, माइक इंसर्ट कर दिया मैंने माइक, ठीक है। तो आपको पहले आवाज़ कुछ और आ रही होगी, अभी कुछ और आ रही होगी। तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, अगेन अच्छी आवाज़ में, प्यारी कोयल वाली आवाज़ में मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा। क्योंकि अभी मेरी आवाज़ कौवे जैसी भी हो गई होगी, आपने देखा होगा। उसका रीज़न यही था कि मैंने माइक इंसर्ट नहीं किया था। लेकिन आप मेरी दोनों आवाज़ सुनोगे, मैं कट नहीं कर रहा इससे, ठीक है। कौवे वाली भी और कोयल वाली भी। सर कोयल वाली तो आपकी एक भी आवाज़ नहीं है, दोनों कौवे वाली चलो ठीक है, मान लेता हूँ दोनों कौवे वाली आवाज़ है, लेकिन क्या करें, है तो है। चलो स्टार्ट करते हैं। NCERT के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे क्या? न्यूमेरिकल्स किसके? NCERT के, ठीक है। देखते हैं यार, न्यूमेरिकल देखते हैं। और न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे, इनका आंसर देखेंगे। तो भाई पहले तो NCERT खोल लो। NCERT क्या होती है सर बच्चों? NCERT कुछ इस तरह की बुक होती है। क्लास 11 की फिजिक्स अपन पढ़ रहे हैं, उसमें NCERT कुछ इस तरह की बुक है, ठीक है। और उस बुक को NCERT बोला जाता है। और इस तरह की वो देखेगी, आप देख लेना। तो NCERT के अपन पढ़ रहे हैं मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, जो कि 3rd चैप्टर है। नहीं सर 2nd चैप्टर है ये तो। नहीं सर 2nd चैप्टर है तो। ये 2nd चैप्टर है क्या? 1st चैप्टर फिजिकल वर्ड, दूसरा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो 3rd हुआ ना ये। 3rd है। वो बात अलग है कि आप 1st चैप्टर पढ़ते नहीं, ये आपकी गलती है ना। फर्स्ट पढ़ना चाहिए फिजिकल वर्ड। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 1, जिसका नाम है 3.1। क्वेश्चन नंबर 3.1 अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पेश है बच्चों, ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट बॉडी। आपसे पूछा है इनमें से किस एग्जाम्पल में किसी बॉडी को पॉइंट बॉडी को ऑब्जेक्ट किया कंसिडर किया जा सकता है। तो देखो इसके लिए एक रूल है, रूल है भाई। रूल ऐसा है कि यदि कोई बॉडी, भाई यहाँ पे मोशन हो रहा है, मोशन की बात हो रही है, मोशन में कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा होगा। यदि उस मोशन के दौरान जो कवर किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा है बॉडी के साइज से, बॉडी की साइज़ के कंपैरिजन में वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है, तो बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो आप। बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। जैसे कि अभी तक जो भी एग्जांपल ले रहे थे अपन, जो भी क्वेश्चन अपन ने नीट वगैरह में किए जिसमें कोई मेन चल रहा है, वोमेन चल रही है या फिर बोट चल रही है, इन सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, आपने नोटिस किया। तो अपन उनकी लेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं बोला कि मैन की लेंथ इतनी है, बोट की लेंथ इतनी है, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाता यार। कैसे चक्कर पड़ जाता सर? देखो, यदि मैं हर एक चीज़ की लेंथ मानता, जैसे भी ये बोट है, इसकी यदि मैं लेंथ कंसीडर करने लग जाऊं, तो यदि जिस नदी में ये तैर रही होगी भाई, तो जिस नदी में ये तैर रही होगी यदि उसके कंपेरिजन में उसकी कुछ लेंथ है, तो भाई आपको ये लेंथ फिर ऐसे बताना पड़ेगा कि बोट का कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे पहुंचा। क्योंकि भाई बोट के इस वाले पार्ट की यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, और बोट के सबसे पीछे वाले पार्ट की यहाँ से डिस्टेंस कुछ और है, समझ रहे हो। तो आपको ये बताना पड़ जाएगा कि भाई बोट का कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहे हो, कि कौन सा वाला पार्ट इस किनारे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मतलब जो भी चीज़ें निकालना चाहोगे उसमें चक्कर पड़ जाता। लेकिन अभी तक अपन ने क्या देखा कि अपन कहीं पे भी ये वाली लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट मान के कंसीडर कर रहे थे, और पॉइंट है तो उसकी लेंथ वगैरह कुछ नहीं है, उसको नेगलेक्ट कर दिया था अपन ने, समझ गए। इसीलिए मोशन इन द स्ट्रेट लाइन में और आगे भी काइनेमेटिक्स में जब भी बात करी जाएगी, ज़्यादातर जगह जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जा सकता है, ताकि कैलकुलेशंस इजी रहें, कोई दिक्कत नहीं आ जाए, ठीक है। लेकिन अभी आप देखोगे भाई, इसी में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पास कर रही है, तो वहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ कंसीडर करनी पड़ेगी। क्योंकि जो ट्रेन है उनके बीच में जैसे कि कुछ डिस्टेंस होगी, इनिशियली दो ट्रेन उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन वो डिस्टेंस जो है भाई, जो डिस्टेंस एक्चुअल में है वो ट्रेन की लेंथ से बहुत कम है। मतलब ट्रेन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर ए है, उसमें आप ट्रेन की एक कैरियज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे। वो सारी बातें मैं बताऊंगा आप कैसे कंसीडर करोगे, लेकिन मेरी बात आप समझ पाए। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसीडर कर पाओगे किसी ऑब्जेक्ट को? जब वो जितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स डायमेंशंस। तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेना उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई, एक रेलवे कैरियज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। एक रेलवे कैरियज है भाई, एक रेल होती है इस तरह की, अपनी रेल जानते हो ना यार,
ये ट्रेन है भाई, इसके बहुत सारे डिब्बे होते हैं। तो ये बात कर रहा है भाई एक स्टेशन आपका ये है, एक स्टेशन आपका यहाँ कहीं है। तो ट्रेन का एक डिब्बा है, प्यारा सा डिब्बा है, ट्रेन का एक कैरिएज है, ये एक कैरिएज है ट्रेन का। अब ये बोल रहा है कि भाई ट्रेन का एक कैरिएज एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में जा रहा है, तो क्या इस कैरिएज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो? आंसर है यस, कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ट्रेन का कैरिएज, जो पूरी ट्रेन होगी उसकी जो लेंथ मान लो आपकी, ये मान लो कि 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर उसकी लेंथ है टोटल। तो एक कैरिएज की लेंथ कितनी है भाई? मैक्सिमम मान लो कि 5 to 6 मीटर हो गई, ठीक है। और जो ट्रेन के स्टेशंस होते हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी उसके तो कई, जो सुपर फास्ट ट्रेन होगी उनके स्टेशन तो काफ़ी दूर होते हैं, 150 200 किलोमीटर दूर होते हैं, ठीक है। 150 से 200 किलोमीटर दूर भी स्टेशन होते हैं, मतलब एक बार अब रुक गई तो अब 150 किलोमीटर पर आगे जाके रुकेगी, ऐसे स्टॉपेज होते हैं उसके। लेकिन जो लोकल ट्रेन होती हैं उनके स्टॉपेज होते हैं, मतलब वो लोकल जो भी छोटी छोटी जगह होती है वहाँ पे भी रुक जाती हैं। तो इसका मतलब जो लोकल ट्रेन भी होगी भाई वो कम से कम 20-25 किलोमीटर तो चलने के बाद ही रुकेगी, 20-25 किलोमीटर चलने के बाद ही रुकेगी, 20-25 किलोमीटर चलने के बाद रुकेगी। तो 20-25 किलोमीटर के कंपेरिजन में 5-6 मीटर नेग्लिजिबल है ना यार, नेग्लिजिबल है। तो रेलवे के एक कैरियज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो, समझ गए आप। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन यदि ट्रेन जा रही है तो इसके कैरियज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। एक भाई आपकी तरह कोई कलाकार है भाई, आपकी तरह कोई कलाकार है, ये साइकिल चला रहा भाई, मैं तो साइकिल चला रहा था, मैं तो बंदर घुमा रहा था, तुझे ऊँची लगी तो मैं क्या। ये भाई ये आदमी है और इसकी पीठ पे एक बंदर बैठा हुआ है भाई, ये बंदर की पूंछ, ये बंदर इसकी पीठ पे बैठा हुआ है और ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। कौन? आदमी घूम रहा है भाई साइकिल के साथ, तो ये बंदर भी घूम रहा है क्योंकि बंदर उसकी पीठ पे बैठा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया कि इस मंकी को आप इस सर्कुलर ट्रैक के कंपेरिजन में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो सर्कुलर ट्रैक जनरली जिसमें ये चल रहा होगा उसकी लेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू मंकी। आंसर आप ऐसे लिख देना कि मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे बिकॉज द लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज फार मोर देन द डायमेंशन और यू कैन से द लेंथ ऑफ द मंकी। बट इसका एक और इंटरेस्टिंग आंसर दे सकते हो, इफ द पाथ लेंथ ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज वेरी स्मॉल, if the path length of circular track is very small then we cannot consider monkey as a point object, समझ रहे हो। लेकिन क्योंकि वो किससे चल रहा है भाई? साइकिल से चल रहा है, तो साइकिल को मुड़ने के लिए एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत पड़ेगी, एक पर्टिकुलर ट्रैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ट्रैक लेंथ तो छोटी हो ही नहीं सकती क्योंकि भाई साइकिल की भी कुछ लेंथ है, उसको मुड़ने के लिए स्पेस चाहिए प्रॉपर। लेकिन एक आदमी बैठा है और मंकी को उसने अपने ऊपर बैठा रखा है, तो उसके ऊपर भाई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको लंबा ट्रैक कन्वर्ट करना पड़े। हो सकता है वो ऐसे घूम जाए, ऐसे ही घूम जाए, इसी जगह पे घूम जाए, तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ना इधर इतने जाने में, बस इतने जाके इतना आने में, वो तो भाई मंकी की लेंथ के कंपेरेबल होगा, तब मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर, समझ गए आप। कब पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करोगे? जब ट्रैक की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी, यदि ट्रैक की लेंथ कम होगी तब नहीं। लेकिन आपको आंसर इसमें क्या देना है, क्योंकि आप साइकिल से चल रहे हो तो ट्रैक लेंथ आपकी ज़्यादा होगी, तो मंकी को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। इस क्वेश्चन के आंसर ए और बी है भाई, ए और बी इसके आंसर है। मतलब उसने बता रखा है कि पहले वाले केस में आप कैरियज को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो और दूसरे वाले केस में मंकी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। सी और डी इसके आंसर नहीं है, मैं ऑप्शन बताऊँगा आपको, सी और डी क्या आंसर नहीं है, मतलब उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको ढंग से एक्सप्लेन करना चाहोगे ना तो और में आप पूरी चीज़ भी लिख सकते हो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट यदि कंसीडर करना हो उनको तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है। स्पिनिंग क्रिकेट बॉल है, बॉल है ना ये, स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, आपने एक बॉल फेंकी, शार्पली टर्न करती है और ग्राउंड को हिट करके वो ऊपर बाउंस बैक करती है ना, यदि हिट करोगे भाई ग्राउंड पे फेंकोगे तो एक पर्टिकुलर हाइट तक उड़ती है। तो बताओ अब इसमें इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो या नहीं? आपका ऑप्शन नो है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया है उसमें ऑप्शन नो है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। पहले लिखना आंसर में लिखना यस और नो में नो लिख देना।
यदि सिर्फ ये पूछा है यस और नो ऑप्शन में, यस और नो ऑप्शन दे रखे हैं यस और नो, तो आंसर नो करोगे। क्यों करोगे नो? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात कर रहा है, और प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये होता है कि जब बॉल को फेंकोगे तो वो बाउंस बैक जो करती है वो कम करती है यार, कम करेगी ना, एक बार ज़मीन से टकराएगी उसके बाद बाउंस बैक कम करेगी। और जो बाउंस बैक करने वाली जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वो बॉल की डायमेंशन के कंपेरेबल होता है। मतलब बॉल का कुछ ना कुछ डायमीटर होगा, उसके कंपेरिजन में जो ये लेंथ है भाई उसको आप बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते। जो बाउंस बैक की लेंथ है ना वो डायमेंशन से कंपेरेबल है बॉल के डायमेंशन से, तो बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन इसका आंसर यस हो सकता है। कब? यदि आपको पूरा एक्सप्लेन करना हो तो नीचे एक बार नो लिख देना, नो के साथ में एक्सप्लेनेशन दे देना, बिकॉज द बाउंस बैकिंग हाइट इज generally not very high, so we cannot consider the ball as a point object. But if ऐसी सरफेस पे आपने बॉल को फेंका जो काफ़ी स्मूथ है और आपने बहुत तेज़ी से फेंका इनिशियल वेलोसिटी, तो वो काफ़ी हाइट तक जाएगी। यदि वो हाइट बहुत ज़्यादा है बॉल की डायमेंशन के कंपेरिजन में, देन यू कैन कंसिडर द बॉल एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि बाउंस बैक करने वाली हाइट बहुत ज़्यादा है यार एज़ कम्पेयर टू बॉल्स डायमेंशन, क्योंकि बॉल भाई कैसी है, बॉल का कुछ डायमीटर होगा भाई, स्फेरिकल है ना, तो उसका डायमीटर होगा, उसके डायमीटर के कंपेरिजन में बाउंस बैक वाली लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हो। यदि आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तब यस और नो दोनों लिख सकते हो। यस क्यों ये भी बता सकते हो, नो क्यों ये भी बता सकते हो। लेकिन सिर्फ यस और नो ऑप्शन आ गया तब आपको नो देना है। क्यों आंसर नो देना है? क्योंकि भाई आपको फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन दिमाग में लानी है, प्रैक्टिकली होता क्या है। ये तो थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है जो मैंने बताया, वो कंडीशन में हो सकती है, प्रैक्टिकली क्या होता है उसके अकॉर्डिंग आप नो आंसर दे दोगे। फोर्थ ऑप्शन है अ टम्बलिंग बीकर डेट हैज स्लिप ऑफ द एज ऑफ ए टेबल। टम्बलिंग बीकर, आप लैब में जाना भाई, केमिस्ट्री की लैब में, और सर से जाके पूछना सर टम्बलिंग बीकर कौन सा है। जनरली इसमें मेजरमेंट वगैरह किए जाते हैं, टम्बलिंग बीकर वो होता है, देख लेना एक बार जाके लैब में। क्या होता है, कांच जैसा गिलास होता है भाई, जो मेजरमेंट के काम आता है, टम्बलिंग बीकर बोलते हैं उसको। वो जनरली उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो क्या कर रहा है कि इस बेंच से नीचे गिर रहा है भाई, ये टेबल के एज पर रखा है, नीचे गिर रहा है। हालांकि उसकी खुद की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, किलोमीटर में नहीं है, एक गिलास होता है, लेकिन ज़मीन से टेबल की हाइट भी तो ज़्यादा नहीं होती, ज़मीन से टेबल की हाइट भी तो ज़्यादा नहीं है। हो सकता है टम्बलर की हाइट इतनी है, चलो मान लो इतनी हाइट है, लेकिन ज़मीन से टेबल की हाइट भी तो मान लो बस इतनी है। इतने के कंपेरिजन में इतना कुछ तो है, उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, यदि टेबल की बात करी गई है तो। लेकिन उस टम्बलर को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो कब? यदि वो टम्बलर कब गिरता है, जब आप एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुमंजिला इमारत, वाह क्या हिंदी का वर्ड मेरे दिमाग में है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके 12th फ्लोर पे जाके आप खड़े हो और वहाँ से आपने टम्बलर छोड़ दिया कि जा टम्बलर आज तेरा अंतिम संस्कार कर देता हूँ मैं, तो टम्बलर को ऊपर से फेंका, नीचे आया। अब टम्बलर की जो लेंथ हाइट है वो भाई इसके कंपैरिजन में ऊपर से नीचे 12th फ्लोर से नीचे आने के कंपैरिजन में बहुत कम है। अब आप टम्बलर को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसने पूछा है यदि वो टेबल से गिरता है, तो टेबल से गिरेगा तो यार इतनी सी हाइट कवर करेगा टेबल से, और इस टम्बलर की भी कुछ हाइट है, तब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। समझ गए आप? सर इसके ए और बी हैं, लेकिन सी और डी भी आंसर हो सकते थे, लेकिन मैं बता दी कंडीशन कब हो सकते थे। यदि आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, ऑप्शनल आ गया भाई ये क्वेश्चन, यस और नो, देन यू विल इमेजिन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन आंसर विल बी ए एंड बी ओनली, बट इफ यू कैन गिव द एक्सप्लेनेशन that I have told you, then you can give the answer 4, all 4 can be your answer। आपके चारों के चारों आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्यों आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, किस केस में कर सकते हो। लास्ट वाले केस में आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते, इसमें टम्बलर गिर रहा है, क्योंकि उसने बता दिया ना कि टम्बलर गिर कहाँ से रहा है, टेबल से गिर रहा है, तो अपनी तरफ से आप लिख नहीं सकते कि मैं 12th फ्लोर से जाके गिराऊंगा। उसने जब बता दिया ना आपको कि वो टेबल से गिर रहा है, तो टेबल से गिरता हुआ मानो, तब आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका 3.1, जिसके 4 सब पार्ट थे, मैंने चारों सब पार्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 2 चिल्ड्रन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर शोन, चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो। ओके, तो भाई देखो
ए भाई 2 बच्चे हैं भाई, 2 प्यारे से बच्चे हैं आपकी तरह, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरह, काफ़ी प्यारी बच्ची है। और ये अपने पास ये क्या कर रहे हैं भाई, ये बहुत ही प्यारे बच्चे रहे, ये रहे, ये जा रहे हैं स्कूल से अपने घर। वैसे यार होता तो ये स्कूल चले हम, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं, घर को चले हम, क्योंकि स्कूल में है भाई। और इनका स्कूल ये रहा ऊपर, ऊपर इसका स्कूल है इनका, ऊपर ऊपर जो भी स्कूल का नाम दिमाग में आ रहा हो समझ लो, वही इनका स्कूल है भाई। और इनका घर है, पी का घर ये रहा, ये पी का घर और ये क्यू का घर, ये पी का घर और ये पी का घर, ये पी का घर और ये क्यू का घर। और भाई जो बी है, ये बी है भाई, और ये है ए। ठीक है, ठीक है, ये ए है और ये है बी, समझ रहे हो। ये ए मतलब ए का ग्राफ है, ये यहाँ पे एक्स है पोजीशन है, और इधर है भाई टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या शो करता है, जब टाइम इतना होगा तो भाई ए इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, और जब टाइम ये वाला होगा तब बी इस पोजीशन पे होगा, और ए किस पोजीशन पे होगा इस टाइम के करस्पॉन्डिंग, पहले इसके ग्राफ तक पहुँचो। और ये टाइम, जैसे मैं इसको T2 मान लेता हूँ, T2 पे ये बताओ कि बी की पोजीशन क्या होगी, तो T2 पे बी की पोजीशन कुछ यहाँ होगी T2 पे, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे टकरा रहा है, तो यहाँ पर मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स बी, T2 पे इसकी पोजीशन ये होगी, और T2 पे ए की पोजीशन क्या होगी, तो ऊपर जाना पड़ेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगी ए की पोजीशन। आप समझ गए। तो एक्स टी ग्राफ क्या बताता है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्स टी ग्राफ बताता है कि भाई किस टाइम पे उसकी क्या पोजीशन होगी इस पर्टिकुलर ए की या बी की, इससे पता चल जाएगा। अभी इसको हटा देते हैं, अभी ये पोजीशन पता नहीं करनी। क्वेश्चन, ये कौन किसकी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये है ए के लिए और ये है बी के लिए, ये है ए के लिए और ये है बी के लिए। समझ गए ना यार, समझ गए ना यार बच्चों, समझ गए ना। अब देखते हैं, ये मेरा मार करके क्या रहता है बार बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इनमें से दोनों में से कौन स्कूल के ज़्यादा पास रहता है भाई, स्कूल के ज़्यादा पास कौन रहता है। ये इनका स्कूल है, ये इनका स्कूल है, और ये है पी का घर, ये है ए का घर, ए का घर ये रहा पी, ए का घर पी है, तो ए घर से लेके इसकी डिस्टेंस मान लो x1 है, और क्यू की यहाँ से लेके यहाँ घर स्कूल से घर की डिस्टेंस है x2 है, तो ऑब्वियसली दिख रहा है x2 इज़ ग्रेटर देन x1। इसका मतलब क्यू दूर रहता है भाई स्कूल से क्यू दूर रहता है और पी पास में रहता है। पी घर है, उनके नाम नहीं है, इसका मतलब पी का घर पास में, पी का घर पास में दिख रहा है ना स्कूल से, देखो स्कूल से सिर्फ इतनी दूरी पे, जबकि क्यू का घर स्कूल से इतनी दूरी पे, मतलब ये हुआ क्यू का घर, क्यू किसका घर है, बी का घर है, तो भाई बी दूर रहता है, तो इसमें क्या लिखोगे, बी इज़ लिविंग फार देन ए फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से बी ज़्यादा दूरी पे रहता है एज़ कम्पेयर टू ए। ये बात भी क्लियर हो गई, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि बी दूर रहता है, ए पास में रहता है स्कूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दोनों में से कौन स्कूल से जल्दी चलना स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि ये स्कूल से घर जा रहे हैं यार, स्कूल से घर जा रहे हैं, तो दोनों में से कौन जल्दी घर जा रहा है भाई, किसने जल्दी घर जाना स्टार्ट कर दिया, तो भाई ये चीज़ कौन बताएगा, ये चीज़ बताएगा आपको टाइम बताएगा। तो भाई ये है ए, ये ए और ये दूसरा ग्राफ बता रहा है बी को, तो ए ने तो भाई इस पॉइंट पे ही चलना स्टार्ट कर दिया, मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट पे टाइम की वैल्यू क्या है 0 मान लो, या फिर तो आप T1 भी मान सकते हो, T1 क्योंकि ये टाइम और एक्स का ग्राफ है, तो इस जगह पे टाइम 0 ही है, यहीं से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये टाइम है ना, और ये है भाई पोजीशन, या इस जगह पे तो पोजीशन भी 0 टाइम भी 0, तो स्कूल से भाई इसमें चलना किसका, ए ने तो पहले स्टार्ट कर दिया T=0 पे, जबकि बी इस जगह से स्टार्ट कर रहा है चलना, बी इस जगह से चलना स्टार्ट कर रहा है, तो भाई बी स्टार्ट कर रहा है T2 टाइम पे, जबकि ये T=0 पे स्टार्ट कर रहा है, तो भाई कौन जल्दी चलना स्टार्ट कर रहा है, ए को ज़्यादा जल्दी है, ए जल्दी चलना स्टार्ट कर रहा है, बात समझिए, ए जल्दी चलना स्टार्ट कर रहा है, तो कौन स्कूल से जल्दी निकला, ए, क्योंकि वो यहीं से निकल गया, जबकि ये T2 टाइम पे निकला, समझ गए आप, ये जल्दी निकल रहा है स्कूल से। इनमें से कौन तेज़ चल रहा है, ए और बी में से कौन तेज़ चल रहा है, तो भाई मतलब वेलोसिटी की बात हो रही है, अब वेलोसिटी की बात हो रही है, तेज़ कौन चलेगा, मतलब जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो तेज़ चलेगा,
अब ये बताओ एक्स टी ग्राफ से वेलोसिटी निकालोगे कैसे? तो एक्स टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वही वेलोसिटी को देगी। एक्स टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी की होगी, और स्लोप क्या होती है? टेन थीटा। इन दोनों में से ये बताओ, ये इसके लिए थीटा है, थीटा वन मान लो, ये है इसका थीटा टू। तो इन दोनों में से कौन सा थीटा ज़्यादा है? थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। और थीटा टू एंड थीटा वन बोथ आर लेस देन 90। थीटा वन थीटा टू दोनों लेस देन 90 है, मतलब कि इनकी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी, मतलब दोनों की वेलोसिटी है तो पॉजिटिव, लेकिन किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? थीटा टू, मतलब बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो थीटा टू एंगल है वो ज़्यादा है। इस एंगल को मैं थीटा बी बोल देता हूँ, ये थीटा है। तो थीटा बी इज़ ग्रेटर देन थीटा ए, मीन्स वेलोसिटी ऑफ वी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। तो भाई ये जो वेलोसिटी ऑफ वी है, मतलब बी तेज चल रहा है और ए चल रहा है धीरे धीरे। ए जल्दी निकल गया था स्कूल से, ए स्कूल से जल्दी निकल गया था, लेकिन चल कैसे रहा है? धीरे 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 धीरे। जबकि बी निकला था लेट, क्योंकि वो T2 टाइम पे निकला, जबकि ये T=0 पे ही निकल गया। बी निकला था लेट, बी लेट निकला था, लेकिन अब वो तेज चल रहा है भाई। उसने ठान लिया कि मैं भी जब ए पहुंचेगा तो तब मैं भी, यार मैं ज़्यादा पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी टाइम पे घर पहुंचना चाहता हूँ। उसने कहा जल्दी चलो, तेज चलो, क्योंकि बेचारा निकलने में लेट हो गया ना। मास्टर साहब ने पकड़ लिया उसको, मास्टर जी ने पकड़ लिया उसको कि बेटा कहाँ जा रहा है, आजा बेटा, जल्दी भाग रहा है घर। ठीक है, इसीलिए वो लेट जा पाया, जबकि इसको मौका मिल गया, ये भाग गया स्कूल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? वेलोसिटी की बात पता चल गई, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है? वी की वेलोसिटी, वी तेज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। ए और बी सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं घर, या फिर डिफरेंट टाइम पे पहुंच रहे हैं घर? आप ये बताओ। तो देखो भाई ए भाई ए ये है पी। पी किसका घर है? पी है ए का घर, पी है ए का घर। तो भाई पी कुछ इस जगह पे, इसको टाइम दे दूँ T3, और जबकि क्यू कुछ इस जगह पे, तो इसको टाइम दे दूँ T4, इसको टाइम दे दूँ T4। अब मुझे ये बताओ, पी घर जल्दी पहुंच गया या क्यू घर जल्दी पहुंच गया? पी घर जल्दी पहुंचा या क्यू घर जल्दी पहुंचा? तो इस ग्राफ से तो मुझे ये दिख रहा है, ग्राफ से तो ये दिख रहा है कि भाई ए को घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग गया। ए को घर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग गया। क्यों लग गया? तो देखो ये ए का ग्राफ है, और देखो पी इसका घर है, पी इसका घर है, तो पी की करस्पॉन्डिंग लाइन खींचो, उसमें टाइम की वैल्यू देखो T3 आ रही है। और क्यू किसका घर है? बी का घर है, तो ये ग्राफ बी, क्योंकि ये बी के लिए ग्राफ है, तो बी की पोजीशन देखो तो वो आ रही है T4। तो यहाँ से भाई टाइम कौन सा ज़्यादा है? T3 ज़्यादा है ना, T3 इज ग्रेटर देन T4। ग्राफ से देख लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ज़्यादा है T3, जबकि T4 कम है। यदि T3 ज़्यादा है T4 से, इसका क्या मतलब है कि भाई इसको टाइम ज़्यादा लग गया। किसको? ए को ज़्यादा टाइम लग गया, ए को ज़्यादा टाइम लग गया और बी को कम टाइम लग गया। ए को ज़्यादा टाइम लगा तो कम टाइम लगा। समझ गए? समझ गए? ये डिपेंड करता है ग्राफ पर। ग्राफ की पोजीशन देख लेना, यदि ग्राफ में उसने खेल खेल दिया ना कुछ, तो गड़बड़ हो सकती है। ग्राफ में कुछ थोड़ा सा भी एर फेर कर दिया ना, तो हो सकता है कि भाई ए जल्दी पहुंच जाए, बी लेट पहुंचे। ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया इसने, ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ये था ए के लिए और ये था बी के लिए, ये ए के लिए। अब मुझे आप बताओ, ये सेम ओ है, यहाँ पर कहीं पी है, यहाँ पर कहीं क्यू का घर है, मतलब बी का घर है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग देखो, बी इस टाइम पे पहुँच रहा है T1 पे, पी के करस्पॉन्डिंग देखो, पी इस टाइम पे पहुँच रहा है T2 पे। अब T2 इज ग्रेटर देन T1, तो लेट कौन पहुँच रहा है? लेट कौन पहुँच रहा है? ये टाइम ज़्यादा है, मतलब पी लेट पहुँच रहा है, पी पहुँचेगा लेट, पी विल बी लेट। पी लेट पहुँचेगा क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्यू जल्दी पहुँच जाएगा क्योंकि क्यू को कम टाइम लगा। समझ रहे हो? वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा। एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जब दोनों सेम टाइम पे घर पहुँचे, जब सेम टाइम पे घर पहुँचे, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कब होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा जी, ऐसा कब होगा,
तेरा इमोशनल। देखो पी कुछ इस जगह पे घर पहुंचा, ठीक है, और क्यू का ग्राफ यदि कुछ ऐसा होता भाई, कुछ ऐसा मैं बना देता कि घर से निकलते ही ये ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। तो देखो ये वाली लाइन भी इधर ही आ रही, दोनों लगभग सेम टाइम पे घर पहुंच रहे हैं। क्यू क्यू किसका घर है, बी का घर है, और ये बी का ग्राफ है और ये ए का ग्राफ है। तो भाई देखो पी ए के ग्राफ के अकॉर्डिंग इस टाइम पे पहुंच रहा है टी वन पे, और क्यू बी के ग्राफ के अकॉर्डिंग सेम टाइम पे पहुंच रहा है टी वन पे। मतलब अब दोनों की टाइमिंग सेम भी हो सकती थी, वो डिपेंड करेगा ग्राफ पर ही। तो उस ग्राफ मतलब उस घर के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लेना कि टाइम एक्सिस पे क्या आ रही है, कौन ज़्यादा जल्दी पहुंच रहा है कौन लेट पहुंच रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ग्राफ एकदम एनसीईआरटी जैसा नहीं बनाया, मैंने सारी तरह की तीनों तरह के ग्राफ बना के दिखा दिए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि कौन जल्दी पहुंच रहा है कौन लेट पहुंच रहा है, वो आपको सिर्फ पोजीशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है आपके लिए कि ए बी को या बी ए को कितनी बार ओवरटेक करता है। भाई ओवरटेक करने का मतलब समझते हो आप, दोनों की पोजीशन सेम हो जाए, एक्स ए इक्वस टू एक्स बी हो जाए, दोनों की पोजीशन सेम हो जाए। देखो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ साइड में, मेरा पीछे से एक मेरा दोस्त आ रहा है, दोनों चल रहे हैं भाई, दोनों चल रहे हैं। अब एक जगह पे जाके भाई दोनों की पोजीशन सेम हो गई। जैसे मैं भी पनीर की दुकान पे पहुंच गया तो मेरी पोजीशन क्या है, पनीर की दुकान। मेरा दोस्त भी पनीर की दुकान पे पहुंच गया, भाई उसकी पोजीशन भी क्या है, पनीर की दुकान। तो भाई दोनों सेम जगह पे पहुंचे ना यार, दोनों सेम पोजीशन पे पहुंच गए, मतलब दोनों उस जगह पे मिलेंगे। फिर हो सकता है कि मेरा दोस्त आगे निकल जाए या फिर मैं आगे निकल जाऊँ, वो अलग बात है, लेकिन मिले कब, जब दोनों की पोजीशन सेम हो गई। तो भाई इस ग्राफ से तो मुझे सिर्फ ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों की पोजीशन सेम है। देखो ये भी x1, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग ग्राफ देखो तो भी यही आएगा, बी के करस्पॉन्डिंग इस वाले पॉइंट पे सेम आएगा, मतलब x इक्वल टू एक्स वी एस वाली टाइम पर। मतलब समझ गया कि भाई इन दोनों का ये दोनों एक बार मिलेंगे पूरी जर्नी, जहाँ पे ये ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब दोनों की पोजिशन उस जगह पर सेम हो गई। ओके, तो मतलब ये एक दूसरे को ओवरटेक कितनी बार करते हैं, ये करते हैं भाई एक बार। अब क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि ए बी को ओवरटेक करेगा या बी ए को ओवरटेक करेगा, ए बी को ओवरटेक करेगा या बी ए को ओवरटेक करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कुछ चीज़ों पे, वो आपको निकालना है कि बी ए को ओवरटेक करेगा या ए बी को ओवरटेक करेगा। ओवरटेक तो एक बार ही होगा, लेकिन बी पीछे चल रहा है या ए पीछे चल रहा है, ये कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो देखो कि दोनों में से कौन जल्दी निकल रहा था, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि जल्दी कौन निकल रहा है घर से जल्दी कौन निकला था, वो मैंने बताया आपको, ए निकला था घर से नहीं, स्कूल से निकल रहे हैं, तो स्कूल से जल्दी तो निकला था ए, और बी लेट निकला था, ठीक है, लेकिन बी लेट निकला था तो बी अब क्या करेगा, ए चलता जा रहा है, ठीक है, किसी पोजीशन पे वो पहुंची है, और ए थोड़ा लेट निकला है लेकिन उस पोजीशन पे पहुंच रहा है, सेम उनको टाइम लगेगा क्या उस टाइम पे पहुंचने में। बोलो, ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा सोचने की कोशिश करना, मज़ा आ जाएगा आपको कि कौन किसको ओवरटेक कर रहा है, ए बी को कर रहा है या बी ए को कर रहा है। ए बी को ओवरटेक करेगा, जब बी आगे होगा ए पीछे होगा, तभी तो ओवरटेक कर पाएगा ना, जो आगे है उसको पीछे वाला ओवरटेक करेगा। तो इसमें से ये पता करो कि आगे कौन चल रहा है पीछे कौन चल रहा है, मज़ा आ जाएगा यार। मैंने आपको बता दिया कितनी बार ओवरटेक होगा, एक ही बार होगा, लेकिन कौन किसको ओवरटेक कर रहा है ये आप बताना। वेलोसिटी का यूज़ होगा वहाँ पर और पोजीशन का यूज़ होगा, वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है ये पता करना पड़ेगा और पोजीशन किसकी कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग। मज़ा आएगा भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3। A woman starts from her home at 9 a.m. walks with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर। एक मैडम जी हैं, मैडम जी नमस्ते। 9 बजे निकलती हैं भाई, 9 o'clock पे ही अपने घर से निकलती हैं। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में इनका ऑफिस। तो भाई ये चलती हैं इधर, और इनकी इधर चलने की स्पीड जो है भाई
इधर चलने की जो इनकी स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये इधर चलती हैं। और यहाँ से लेके इनके ऑफिस की जो दूरी है वो आपको दे रखी है भाई 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर इनका ऑफिस है यहाँ पर कहीं। 9 बजे निकलती हैं और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इतनी दूरी तय करती हैं। तो पहले ये बताओ ये डिस्टेंस कवर करने में इनको कितना टाइम लगता होगा। तो टाइम जो होता है भाई, टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी है 2.5, स्पीड कितनी है 5, स्पीड कितनी है 5। तो यहाँ से टाइम आ रहा है 1.2 आवर्स। ये आवर्स में ना सारी चीज़, अगर किलोमीटर पर आर, ये किलोमीटर तो बचेगा आर, मतलब टाइम इतना घंटे लगता है, आधा घंटा लगता है, मतलब आधे घंटे का मतलब 30 मिनट्स। तो ये भाई 9 बजे निकलती हैं, 9:30 पर अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं, 9:30 पर अपने ऑफिस पहुंच जाती हैं। अब ये ऑफिस में रहती हैं भाई, ऑफिस में रहेंगी। ऑफिस में रहने का मतलब अब ये चल रही नहीं, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, पोजीशन चेंज नहीं रही, एक जगह पे रुकी है, मतलब वेलोसिटी ज़ीरो, वेलोसिटी ज़ीरो, एक जगह पे रुकी हुई है। तो भाई ऑफिस में बैठी हैं 5 बजे तक, 5 बजे तक ये यहाँ पर बैठी 5 PM तक, और 5 PM पे इनको घर पे जाना है। लेकिन इनको पता है भाई घर पे बहुत काम है, हो सकता है मेरे नवीन के बच्चे भी हों, तो बच्चों को लाके संभालना है भाई, घर के काम भी देखने हैं। तो ये आई तो पैदल थी भाई 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन जाएंगी जी ऑटो से। अब मैडम जी नमस्ते, ऑटो से जाएंगी और ऑटो की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है भाई। अब तेज़ी से जाना चाह रही हैं ये, तो इनको घर से ऑफिस आने में भाई, ऑफिस से घर आने में इनको टाइम कितना लगेगा, ये देखो डिस्टेंस 2.5 अप ऑन स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से जो इनका टाइम आएगा 1/10 आवर्स। 1/10 आवर्स का मतलब कितनी मिनट्स हो गई, T2 = 1/10 × 60, मतलब 6 मिनट में ही आ जाएंगे भाई ये, समझ रहे हो। जाने में 30 मिनट लगे थे, लेकिन आने में सिर्फ 6 मिनट्स लग रहे हैं, सिर्फ 6 मिनट में आ रही हैं ये, समझ रहे हो कि रफ्तार, समझ रहे हो। अब मुझे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जाने की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, हमेशा अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते आए हैं, पॉजिटिव एक्स को, मतलब जाने की वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, आ रही है मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई, अब लौट के आ रही है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, मतलब आने की वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए। आपसे पूछा क्या, वो मैं बता देता हूँ आपको। इसका XT ग्राफ बनाना है, इस जर्नी का, पूरी जर्नी का XT ग्राफ बनाना है। मज़ा आएगा, दिल थाम के बैठो, आगे पॉपकॉर्न रख दो, चबाते जाओ देखते जाओ, चबाते जाओ देखते जाओ। इससे क्या होगा, चबाते हुए जाने से और देखते हुए जाने से ये होगा ये कि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, नीट में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे सर, क्यों नहीं मिलेंगे, इसलिए नहीं मिलेंगे कि चबाते जाओगे देखते जाओगे तो अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए पेन कॉपी लेके बैठो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखने के बाद अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करने पे सॉल्व नहीं हो रहा है तब इसका सॉल्यूशन देखो, फिर आप इस क्वेश्चंस की न्यूमरस प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो, अलग अलग बुक से जाके इसकी प्रैक्टिस करो, तब आएगा मज़ा। तो ये बात आप समझे, ये बात आप समझ गए। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। भाई इनमें मैं समराइज़ कर देता हूँ इनकी जर्नी को। अब ये XT ग्राफ बनाना है इनका। तो ये 9 बजे निकली मैडम जी 9 बजे निकली, 9:30 पे पहुँच गई भाई, 9:30 पे पहुँच गई, 5 बजे तक वहीं रहीं, 5 बजे तक वहीं रहीं, फिर 5 बजे मतलब बीच में यहाँ से लेके 5 बजे तक ये वहीं रहीं, मतलब इनकी वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं है, पोजीशन सेम है, पोजीशन चेंज नहीं होगी। यदि पोजीशन सेम ही रहेगी, 5 बजे ये निकली वहाँ से और 5:06 पे भाई घर पे पहुँच गई है। इस जर्नी का आपको ग्राफ बनाना है भाई, तो घर बना देते हैं। XT ग्राफ बनाना है, XT ग्राफ बनाना है, पोजीशन टाइम XT, अरे इधर X पोजीशन, इधर टाइम। तो भाई टाइम एक्सिस पे मैं लिख लेता हूँ 9, 10, 11, 12 के बाद 1, 12 के बाद 1 बजता है ना, ये तो पता है ना, यहाँ ये भी नहीं पता, 5, 6, ये स्केल से बनाओगे आप, ये बनाओगे आप स्केल से, मतलब इक्वल गैप रखना एक एक घंटे के, जो भी एक एक घंटे के डिफरेंस पे इक्वल गैप से 2-2 सेंटीमीटर डिफरेंस पे ले लेना।
फिर 5 और 6 के बीच में यहाँ पर कहीं 5:06 भी दिखानी पड़ेंगी यार, 5:06 और 9:30 इनके बीच में। आप चाहो तो हाफ हाफ आवर्स का गैप भी ले सकते हो, 9 फिर 9:30 फिर 10:30 11 11:30 12 12:30 वो सब आप कर लेना। ठीक है, ठीक है ना यार, ये बात आप समझ गए। 9 बजे से अपना ग्राफ स्टार्ट होगा, ये एक्स है ये टी है। 9 बजे ये घर से निकली यार, और घर से निकली इस डायरेक्शन में, और इनकी वेलोसिटी फिक्स है। एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी फिक्स होने का मतलब क्या है, एक्स टी ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उस एक्स टी ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट होगी, क्योंकि एक्स टी ग्राफ की स्लोप ही तो वेलोसिटी देती है। मतलब 9 to 9:30 कहीं यहाँ पर है, तो भाई ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसकी स्लोप कांस्टेंट है ना, और इसकी स्लोप क्या होता है कि वेलोसिटी, जो कि अपने को पता है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये अपने ऑफिस में पहुंच गई, यहाँ पर इनका घर था x=0 पे, ये कुछ x=x मान लेता हूँ, x ऑफिस की पोजीशन ये है। अब 9:30 से लेके, ये 9:30 टाइम हो गया ना, इसके करस्पॉन्डिंग देखो 9:30 से लेके 5 बजे तक पोजीशन चेंज नहीं होगी इनकी यार, क्योंकि 5 बजे तक ये ऑफिस में ही है, तो पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। और ये अब ग्राफ क्या शो करता है, एक्स टी ग्राफ में यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनने का मतलब एक्स एक्सिस से एंगल 0, एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं है, एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं, मतलब थीटा 0 हो गया, थीटा 0 मतलब टेन थीटा 0, टेन थीटा 0 मतलब वेलोसिटी 0, क्योंकि टेन थीटा वेलोसिटी देता है कब, जब एक्स टी ग्राफ में देख रहे हो तब। तो यहाँ से वेलोसिटी 0 है, और होनी भी चाहिए क्योंकि ऑफिस में ही है, चल नहीं रही। फिर क्या हुआ, ये चलेंगे इस डायरेक्शन में, तो पहली बात अब वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि चेंज हो गई ये चीज़। और देखो इस क्या होगा, इस जगह से ये पहुँचेंगे, अब वापस घर पहुँच रही है ना, तो घर तो इधर है x=0 पे, तो इनको 5:06 है। यहाँ पे टाइम कितना होगा इस पॉइंट पे, 5 6, 5 बजे तक ये वहीं पे थी, ये 5 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, ये आगे इस जगह पे 5:06 हो जाएंगे इन। अब देखो ये ग्राफ जो है भाई एक्स टी ग्राफ है, अब इसका स्लोप देखो, थीटा की वैल्यू >90 आ रही, और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि थीटा इज >90 मीन्स टेन थीटा विल बी नेगेटिव। यदि थीटा 90 से ज़्यादा है मतलब टेन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है, और वेलोसिटी नेगेटिव थी अपन ने यहाँ से देख ही लिया था, वेलोसिटी नेगेटिव है और उसकी वैल्यू कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर और नेगेटिव, मतलब इस ग्राफ की स्लोप कितनी आएगी 25, इस ग्राफ की स्लोप जो है 25 आनी चाहिए। समझ गए आप, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो इस तरह से आपको मज़ा आ गया होगा आई थिंक, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ ये आप बना लेना अपने कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे भाई अब मुझे डायरेक्ट देख के बताओ, ये θ1 में मान दूँ, ये θ2 मान दूँ, तो θ1 और θ2 में किसकी वैल्यू, ऑब्वियसली θ2 इज ग्रेटर देन θ1। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव स्लोप आ रही है, नेगेटिव स्लोप मतलब ग्रेटर देन 90 थीटा होगा, इसमें स्लोप पॉजिटिव मतलब लेस देन 90 थीटा होगा। ठीक है, बन गया। इस जगह पे टाइम 9 है भाई, इस जगह पे 9:30 है, इस जगह के करस्पॉन्डिंग है 5 बजे ऑफिस से निकली थी और 5:06 पे पहुंच गई। ऐसा ग्राफ बन गया, बस समझिए। आप इसको एकदम स्केल लेके बनाना, स्केल से बनाना, ठीक है, तब आपको मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आ पाए। ये भाई इसको क्या हो गया यार, वो क्या हो गया जी, है जी, ये क्या हो गया इसको बुखार आ गया लगता है, ये मार्कर है कि क्या है जी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेकिंग 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, following again by 5 steps forward and 3 steps backward and so on. Each step is 1 meter long and required 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. सर आपने क्या पढ़ डाला, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। आप एनसीईआरटी की बुक निकालो, उसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 3rd चैप्टर निकालो, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3.4 आप यदि पढ़ोगे तो आप भी वो ही देख पाओगे जो मैं बोल रहा हूँ। आया मज़ा, जो आप देख पाओगे वही मैं बोल रहा हूँ, जो आप देख पाओगे वही मैं बोल रहा हूँ। समझ गए आप, जादू हो गया ना एक तरह से। आप बुक में ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ना वो देखो, और आप देखो कि यार सर तो यही बोल रहे हैं, सर को ये पहले से कैसे पता है। समझ गए, हो गया ना जादू। तो 3.4 देखते हैं, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। एक ड्रंकर्ड है भाई, वो शराब पी, क्या शराब पी जो नशे में ना नहीं भाई, ये शराबी है अपना,
अपना शराबी इसलिए क्योंकि अपने क्वेश्चन में आया, बाकी अपना इस शराबी से कोई लेना देना नहीं। ये शराबी भाई, ठीक है, शराबी है लेकिन भाई फिजिक्स जानता है, फिजिक्स जानता है। तो फिजिक्स ये जानता था, तो भाई एक आदमी ने इससे पूछ लिया कि भाई तू आज शराब पी के आ ही गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 13 मीटर दूर एक गड्ढा है, पिट है। तो इसने बोल दिया कि भाई, इसने एक एस्ट्रोलॉजर मिल गया, उसने कहा भाई तू 13 किलोमीटर जब चला जाएगा, आगे चलेगा ना, तो एक पिट मिलेगा, उसमें तुझे गिरना है भाई। इसकी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई 13 मीटर आगे जाने पे एक पिट है, उसमें तू गिर जाएगा, गड्ढा है उसमें गिरना है। कुल मिला के बात यही है कि 13 मीटर दूर इस शराबी से गड्ढा है जिसमें ये आगे जाके गिर जाएगा 13 मीटर। तो 13 यहाँ से लेके x = 0 से लेके x = 13 मीटर तक इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ। आपसे पूछ लिया, किससे पूछ लिया? आपसे पूछ लिया, तो आप कैसे बनाओगे? देखो ये करता क्या है, इसका कमाल देखो शराबी का। ये 5 मीटर आगे चलता है, फिर 3 मीटर पीछे जाता है, फिर 5 मीटर आगे चलता है, फिर 3 मीटर पीछे जाता है। मतलब 5 मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर पीछे जाएगा। नेट कितना चला? 2 मीटर। नेट कितना चला? 2 मीटर। फिर वापस यही काम करेगा, 5 मीटर आगे जाएगा, फिर 3 मीटर पीछे चलेगा। मतलब नेट अगली बार भी कितना चला? 3 मीटर। लेकिन टाइम तो बैक नहीं जाएगा, टाइम तो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, लेकिन इसकी डिस्टेंस पहले बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। ये देखो xt, इसका देख लेते हैं। अब x = 0 मतलब टाइम बराबर 0, जहाँ यहाँ पर है तो टाइम 0, यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। अब ये क्या करेगा? 5 मीटर आगे जाएगा, तो मतलब 5 मीटर चल लिया भाई, और टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। इसका जो एक स्टेप है, एक स्टेप चलता है तो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। एक स्टेप में 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और एक स्टेप को चलने में टाइम कितना लगता है? मात्र 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक स्टेप चल लेता है, और एक स्टेप में कितना ये डिस्टेंस कवर कर लेता है? 1 मीटर। तो भाई 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा? 5 मीटर। 1 सेकंड में 1 मीटर कर रहा है, तो 5 सेकंड में 5 मीटर, क्योंकि 5 स्टेप चल रहा है और हर एक स्टेप में 1 मीटर कवर कर रहा है। अब क्या करेगा भाई? ये t = 5 चला, फिर 3 स्टेप पीछे लेता है। 3 स्टेप पीछे कितने सेकंड में लेगा? 3 सेकंड में। अब तक टाइम टोटल कितना हो गया? 8 सेकंड। टोटल टाइम 8 सेकंड हो गया, लेकिन अब इसकी पोजीशन क्या होगी? 5 - 3। ये बात समझ रहे हो ना यार? अब 2 मीटर पे आ गया, ये 5 मीटर चला, 3 मीटर पीछे आएगा, तो फाइनल किस पे है? इस वाले पॉइंट से 2 मीटर पे। देखो 5 मीटर चला, यहाँ से 5 मीटर चला, लेकिन 3 मीटर पीछे आ गया ये, तो इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर है? अभी 2 मीटर पर ही है। ये बात समझ रहे हो ना आप? फिर इसने क्या किया? अगले स्टेप में कमाल वापस कर दिया इसने। अगले स्टेप में कमाल किया कि 5 मीटर चलेगा ये, 5 सेकंड लगेंगी, तो टोटल टाइम लगेगा इसको 13 सेकंड लगा, 0 से लेके अब तक। लेकिन पोजीशन में क्या होगा? 2 + 5 मतलब 7 मीटर चल लिया भाई, 7 मीटर चल लिया टोटल। अगली बार फिर ये चलेगा 3 स्टेप, मतलब 3 सेकंड, 3 स्टेप चलेगा, लेकिन उल्टी डायरेक्शन, मतलब 7 - 3, 4 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है ये इस वाले पॉइंट से। अगली बार ये चलेगा भाई 5 सेकंड के लिए, ठीक है, और इसकी x की पोजीशन हो जाएगी 4 + 5, क्योंकि 5 स्टेप तो ये आगे लेता है। नेक्स्ट बार चलेगा ये 3, तो 24 सेकंड हो जाएंगे, लेकिन ये चलेगा उल्टी डायरेक्शन में, तो 9 - 3 मतलब 6 मीटर। नेक्स्ट बार ये चलेगा भाई फिर 5 सेकंड के लिए, 29 सेकंड, 29, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 6 + 5 11 हो जाएगी। फिर ये चलेगा भाई उल्टी डायरेक्शन में 3, तो 8 मीटर, और टाइम हो गया 29 + 3 32। अब ये चलेगा भाई 5, तो 8 + 5 यानी कि 13 मीटर, और टाइम कितना हो जाएगा? 32 + 5 मतलब 37 सेकंड्स। तो 37 सेकंड्स में 37 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच पाएगा ये भाई। टोटल 13 मीटर, देखो 30 मीटर पहुँच गया ना, और 30 मीटर पे जाके अब ये 37 सेकंड इसको लग चुकी है यहाँ तक 37 सेकंड लग चुकी हैं, और ये गिर जाएगा वो गड्ढे में, क्योंकि 13 मीटर दूर क्या था? गड्ढा था। आओ सिखाऊं तुम्हें गड्ढे का फंडा। गड्ढे का फंडा ये है। अब ये क्या है भाई? फिजिक्स
का ज्ञाता है, इसके पास नोटबुक और पेन है, ठीक है। तो इसको इसके टीचर ने बोल दिया भाई, इसको इसके टीचर ने क्या बोला होगा यार, इसके टीचर ने ये बोला होगा, बेटा तू गड्ढे में तो गिर गया, कोई बात नहीं, फ़ोन करके इसके घर से फ़ोन आया, ऐसा करो जी आप गड्ढे में तो गिर ही चुके हो, आप इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, आपकी पोजीशन टाइम ग्राफ बना दो। इसने कहा ठीक है जी बिल्कुल बना देते हैं। तो भाई इसने जो ग्राफ बनाया ना, वो कैसे बनाया, ये नशे में बनाया भाई, ऑब्वियसली ऐसे बनाया। तो इसने ग्राफ, बस इसके हाथ चल नहीं रहे थे, इसने ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे उल्टा सीधा, मतलब जिग टाइप बना दिया, इसको कुछ पता नहीं है भाई, अता पता नहीं, इसने बस ऐसे ही अंधाधुंध ग्राफ बना। अब देखते हैं अपन इसका ग्राफ एक्चुअली में हो सकता है भाई इसने नशे में सही ग्राफ बना दिया हो, क्या पता, ये बहुत बड़ा विद्वान है ना। देखते हैं इसके ग्राफ की बात करते हैं। ये एक्स है भाई, ये इधर टी है भाई, तो इसके ग्राफ की बात करें, एक्स इक्व टू 0 पे, टी इक्व टू 0, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। जब एक्स की वैल्यू 5 है, मान लेते हैं एक्स की वैल्यू, आप इसमें ड्रॉ कर लेना 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे ड्रॉ कर लेना आप, ठीक है, ऐसे एक्स में कर लेना आप, क्योंकि 37 तक चलना है अपने को। तो कर लेते हैं अपन 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 37 तक ही चलना था, आप देख लेना। इक्वल इंटरवल ले लेना, और किससे प्लॉट करना है आपको करना है स्केल से बढ़िया, ऐसे प्लॉट करना, ऐसे प्लॉट करना, अब आएगा मज़ा। जब टाइम 0 तो जब एक्स 0, जब टाइम 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड के यहाँ पे आएगी, ठीक है। 8 सेकंड में इसने क्या कमाल कर दिखाया यार, 8 सेकंड के अंदर इसकी पोजीशन क्या है, नहीं पहले तो t इक्वल टू 5 सेकंड आएगा ना, तो 5 सेकंड का यहाँ पे आएगा 6 से पहले, तो 5 सेकंड पे y की वैल्यू भी 5 है, x 5 है तो टाइम भी 5 है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 है, कौन से पॉइंट के, जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है, x और y वाली, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,5 है। जब टाइम 5 तो x भी 5, जब टाइम 8 हो गया तो x 2 हो गया, जब टाइम भाई 8 कहीं यही होगा, और भाई ये हो गया इस तरह से, मतलब दूसरा पॉइंट कुछ ऐसा आ गया। थर्ड पॉइंट जब टाइम 13 हो गया तो x 7 हो गया, जब x 13 का यहाँ होगा 12 के बाद, और x की वैल्यू मतलब है हो गई अपनी 7, तो 7 कहीं यहाँ इसकी मिडिल में आएगा भाई। जब टाइम हो गया 13, तो ये भाई थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया, फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। जब टाइम हो गया 16, तब इसकी पोजीशन हो गई 4, टाइम 16 का यहाँ 15 के बाद, और ये पोजीशन हो गई भाई कहीं 4 इसकी, या क्या बात है, 4 हो गई। अब भाई नेक्स्ट है 21 सेकंड पे इसकी पोजीशन 9, 21 पे इसकी पोजीशन है 9, तो 9 कहीं यहाँ होगा, और 21 आपका टाइम ये रहा। आप स्केल से बनाना, ऐसे रफली ड्रॉ मत कर देना। नेक्स्ट है 24 पे पोजीशन 6, 24 पे पोजीशन है 6, तो ये 6 ये रहा, और ये रहा आपका 24, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर 29 पे 11 है भाई, 11 कहीं यहाँ होगा, और 29 है, 29 मतलब 30 से पहले कहीं यहाँ पर, 30 से पहले मतलब ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है 29 पे 11 हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट है 32 पे 8 मीटर, 32 पर 8 मीटर, 32 मतलब 31 से पहले, और ये 8 मतलब एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये, और 32 आएगा आपका कहीं यहाँ पर, 32 ये रहा। लास्ट पॉइंट है जब 37 है तो ये 13 हो गया, तो यहाँ पे कहीं 37 आएगा, और ये हो जाएगा 30, 37 पे 30। अब इस ग्राफ को बनाने में मज़ा आ जाएगा मज़ा आ जाएगा, जी समझ रहे हो ना, देखो मज़ा कैसे आएगा। सबसे पहले टाइम 0 तो ये 0, पहला पॉइंट इस तरह से कुछ इसका रहेगा, तो मतलब ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे गया पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है ना, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट था, ये फिफ्थ पॉइंट, ये सिक्स्थ पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट, और ये वाह यार, इसने तो नशे में भी सही ग्राफ बना दिया था, मज़ा आ गया यार। इसने इसको पूछा भाई एक्स्ट्रा ग्राफ बनाओ, तो इसने कैसा बना दिया, इसके हाथ नहीं चल रहे थे, इसने ऐसा बना दिया बस। वाह यार, इसका ग्राफ तो सही निकल गया यार, कमाल कर दिया यार इसने कमाल कर दिया। ये कमाल आपको समझ आया ना यार,
कमाल आपको समझ आया। अच्छा, ये ग्राफ प्लॉट करोगे आप तो भाई इसको जब करोगे ना, यदि ये आ गया आपके एग्ज़ाम में तो बढ़िया, गैप लेना 3 मीटर की दूरी पे, हम फिर जितनी भी मतलब जितनी लंबी लाइन खींच सकते हो उसके अकॉर्डिंग 39 को इक्वल गैप्स में डिवाइड कर देना, इक्वल गैप्स में डिवाइड कर देना, ऐसी वाई एक्सिस पे इक्वल गैप्स में डिवाइड कर देना और मेजर कर करके ये पॉइंट लगाते जाना। पॉइंट लगाने के बाद इनको मिला देना, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या बात है यार, इसने तो नशे की हालत में भी सही काम कर दिया, नशे की हालत में भी सही काम कर डाला यार इसने तो। ये तो कमाल का बंदा निकला यार, इसको हम तो हल्के में ले रहे थे यार, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए था, तो कमाल का बंदा निकला यार, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तो है ही नहीं अपने पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके वाइट बोर्ड पर ये रहा, एयरप्लेन जेट ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। आपका एयरप्लेन जेट है भाई, ये चल रहा है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब एरोप्लेन जो चलता है वो कैसे चलता है, देखो जिस हाइट पे वो होता है ना, जिस हाइट पे होता है उस हाइट पे रखने के लिए तो भाई जो ऊपर रोटर ब्लेड्स लगी रहती है ना, उनका वर्क होता है। वो क्या करती है, प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करके उसको उस हाइट पे रखती हैं, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कम या ज़्यादा करके, मतलब ऊपर पंखुड़ियों का काम है वो तो। लेकिन अभी उस प्रेशर डिफरेंस की बात अपन नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़ रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे कैसे बढ़ रहा है। तो भाई यहाँ पे एक्शन रिएक्शन की बात आएगी। सर ये क्या होता है, 9th क्लास पढ़ी है आपने, 8th क्लास पढ़ी है आपने, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, एक्शन और रिएक्शन पेयर। तो भाई इसमें पीछे से निकलती हैं गरम गरम हवाएं, हवाएं हवाएं कहाँ ले जाएं मुझे हवाएं। तो ये प्लेन को चलाने काम आएंगे और प्लेन को जहाँ चाहोगे वहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ ले जाती हैं हवाएं, समझ गए, जहाँ पे भी जाना होगा। हवा मतलब ये फ्लू गैसेस होती हैं वो भाई, जब कम्बिशन होता है, कम्बिशन की वजह से गैस जनरेट होती है, वो गैस पीछे जाती है और जब गैस पीछे जाएंगी तो एरोप्लेन पे रिएक्शन लगता है आगे, तो ये चलता है आगे और गैसेस जाएंगी पीछे। और गैस की स्पीड दे रखी है आपको 1500 किलोमीटर पर आवर। पहले ये मुझे ये बताओ, ये जो प्लेन की स्पीड है ये है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्यों? क्योंकि भाई आपको जब प्लेन को देख रहे हो तुम विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही देख रहे हो ना, तभी तो बता पा रहे हो भाई इसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। ये बताओ मुझे, मज़ा तो तब आएगा, ये जो 1500 किलोमीटर पर आवर है, तो गैस की स्पीड, इनको मैं गैस मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। और गैस की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या ये VGG है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 1500 है क्या? नहीं। जब भी अपन रिवर बोट प्रॉब्लम कर रहे थे तो भाई उसमें जो स्विमर की स्पीड थी, स्विमर की स्पीड जो ले रहे थे, वो स्विमर की स्पीड हमेशा क्या ले रहे थे, रिवर के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। क्योंकि वो जो स्विमर है वो रिवर के रेस्पेक्ट में तैर रहा है ना यार। ऐसे जो फ्लू गैसेज जो हैं, जो फ्लू गैसेज निकल रही हैं, वो किसके रेफरेंस मान के निकल रही हैं भाई, वो किससे निकल रही हैं, वो निकल रही हैं प्लेन से। और इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि इसमें यदि ये मेंशन कर देता कि जो 1500 किलोमीटर गैसेज की स्पीड है वो गैस की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यदि वो लिख के देता कि ये गैस की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तब ये VGG की वैल्यू होती। लेकिन इसने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये बोल दिया कि जो फ्लू गैसेज की स्पीड 1500 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये गैसेज निकल रही हैं एरोप्लेन से, मतलब इनकी स्पीड जो अपने को दे रखी है वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन है, ये है 1500। और 1500 क्या होगी, माइनस की डायरेक्शन में, क्योंकि ये -x की डायरेक्शन में जा रही है। पर आप किसको प्लस मानोगे, किसको माइनस मानोगे? तो अभी मैंने इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, क्यों? क्योंकि हमेशा से आप इसको प्लस मानते आए और इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया। तो इसकी जो वेलोसिटी है 1500 किलोमीटर पर आ रहे हैं, लेकिन ये VGP को आप लिखोगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसे ही ये फॉर्मूला याद है ना, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या ये वैल्यू आपको पता है? यस पता है, 1500 किलोमीटर पर आवर। क्या VGG आपको निकालना है, यही पूछा है आपको, गैस की स्पीड बताओ विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब आपसे ये पूछ ही लिया तो ऑब्वियस बात ये भी हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, तो ऑब्वियस हो गया कि ये गैस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं दे रखी, ये दे रखी है प्लेन के। लेकिन आप याद भी रखना,
कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपको, भी हो सकता है। वो आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा था वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन बताओ, तो आप सोचते कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी होगी, नहीं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में अभी आ गया। वो ऐसा भी आपको कर सकता है कि आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन बताओ, तो आप कहीं कैलकुलेशन करने लगो, आप इसको वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो अपने दिमाग से ही, अपने दिमाग से ही मान लो कि यार ये तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी होगी, तो मैं फॉर्मूला लगा के वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन निकाल देता हूँ, ये 1500 में से ये वाली चीज़ें माइनस, ऐसा मत कर देना। हो सकता है वो क्वेश्चन में ही आंसर दे दे, तो आपको कॉन्सेप्ट में रहना है यार, कॉन्सेप्ट में रहना है। क्वेश्चन में ही आंसर दे दे तो क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल के रख दो। SSG एडवांस में कर सकता है यार, मेंस में तो नहीं, नीट में तो नहीं, NCERT में तो नहीं, क्योंकि वो तो कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं वहाँ पर, लेकिन जी एडवांस ऐसा खेल खेल सकता है कि क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे दे और आंसर भी पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन बताओ, और आंसर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था और आप कंफ्यूज हो गए, इसको अपनी तरफ से वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू प्लेन मान के आ गए, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मान के आ गए। समझ रहे हो यार, ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है एडवांस में, तो ध्यान रखना कॉन्सेप्ट आपके तगड़े होने चाहिए। 1500 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड दे रखी है वो वेलोसिटी ऑफ गैस है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू गैस कितनी है 500, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू गैस कितनी है 500, और प्लस में ही रहेगी वो वैल्यू, प्लस में क्यों रहेगी क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये प्लस 500। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी -1500 प्लस 500, मतलब -1000 मीटर पर किलोमीटर पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी वैल्यू, 1000 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई -1500, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस, मतलब -1000 किलोमीटर पर आवर। कोई आपसे पूछ ले कि वेलोसिटी ऑफ गैस कितनी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आप कितनी वैल्यू पूछ ले तो 1000 है, किस डायरेक्शन में तो माइनस लगा इसमें, मतलब पीछे की डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी। समझ गए, समझ गया, किस डायरेक्शन में होगी -x की डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी होगी 1000। इस तरह से आपके दिमाग में क्लियरिटी आनी चाहिए थी, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था कि क्लियर